हेलो फ्रेंड्स, कैसे बेटा आप लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम बहुत जबरदस्त चीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास हमारी हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की क्लास है, और बिलीव मी, जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो है जो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, जो या तो वो छोड़ के निकल जाते हैं या उनको पूरा क्लास 12 खत्म हो जाता है उसके बाद भी समझ नहीं आते। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास जो हमारी है वो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस की है, और मैक्सिमम जितने बच्चे होंगे आप में से, जितने भी मुझे देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे, तो ध्यान रखिए आपकी ये प्रॉब्लम होती ही है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखने में सिंपल लगेंगे लेकिन वो होंगे नहीं। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन था। इस टाइप के मैं आपको दो क्वेश्चन करा चुका हूं पहले, एक जिसमें सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और एक जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है। व्हीटस्टोन ब्रिज भी हालांकि हायर ऑर्डर में आता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये कुछ अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो एक काम करो, टेक 30 सेकंड्स और मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये जो सर्किट दे रखा है इसका आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है, और मैं मान लेता हूं कि C1 C2 C3 C4 C5 इन सबको आइडेंटिकल मान लेता हूं, ये सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए। 30 सेकंड्स के लिए सोचिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूं और देखते हैं कि आप वहां तक जा पाते हैं कि नहीं। ट्राई करिए। Think of it. Net capacitance of the combination when C1, C2, C3, C4 and C5 equal to C, सबकी वैल्यू C के बराबर है। सोचिए सोचिए। ये आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो इससे ऊपर ऑर्डर के होंगे। ट्राई विद द आंसर। देख लिया, सॉल्यूशन कर लिया। चलो मैं बताता हूं। वैसे तो इस क्वेश्चन में C1 C2 C3 C4 C5 नहीं दे रखा, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, कुछ भी वैल्यू। देखो कितनी कमाल की बात है, मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कुछ भी वैल्यू, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे किसी क्वेश्चन में कभी इस बात की बात ही नहीं होती कि बिना वैल्यू के या कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो क्वेश्चन का मतलब वही आएगा। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू मान लीजिए किसी की, आंसर वही आएगा जो आना है। कैसे? इसका आंसर है नेट कैपेसिटेंस। अब देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसको सही सोचा। नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C3। बस इसका नेट कैपेसिटेंस C3 के बराबर है। हो गया काम, चले गए पहले क्वेश्चन भी। हाँ, पता था मुझे, और मैंने कहा कि ये आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए मैंने आज की क्लास में इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है? ऐसी कौन सी स्पेशल बात है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि इसको सिंपल दिखते हुए भी थोड़ा हायर ऑर्डर का बना रही है? अब सुनिए कैसे। देखिए, ये आपको देख रहा है एक सर्किट, यहां से लेकर यहां तक वायर जोड़ रखी है। चलो मैं मान लेता हूं, एक चीज मैं इमेजिन करके चलता हूं। मान लो कि जो वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट थी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो 220 वोल्ट जब यहां जाएगी तो 220 वोल्ट यहां पे आएगी इस कॉर्नर पे, क्योंकि बीच में ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई कैपेसिटेंस है कि कहीं वोल्टेज कंज्यूम हो जाए। ठीक, 220 वोल्ट जब यहां से है तो यहां से मैंने एक कनेक्शन यहां कर रखा है, तो 220 वोल्ट डायरेक्ट यहां भी पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको दो रास्ते मिल गए, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। तो इस एंड और इस एंड दोनों पे 220 वोल्ट आ गया। अगर इस एंड और इस एंड दोनों पे 220 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकलता है कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब ये सर्किट हो जाएगा शॉर्ट। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। शॉर्ट सर्किट आपको जनरली पता होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरीके से होता है। जनरली शॉर्ट सर्किट करने का तरीका क्या होता है? ये अर्थ होता है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, इस तरीके से सर्किट होता है। अगर मैं यहां से एक वायर निकाल के यहां डाल दूं और मैं इसको ऑन कर दूं, ऑन, तो क्या होगा?
फ्यूज उड़ जाएगा घर का, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट है। बिना किसी रेजिस्टेंस के 220 वोल्ट अगर मान लो इस पे थी तो वो 220 वोल्ट सीधा यहां कनेक्ट हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होते ही साथ सर्किट शॉर्ट हो जाता है। दैट मींस इन शॉर्ट सर्किट अल्टीमेटली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो काम नहीं कर रहा होता वो सर्किट। तो मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक सर्किट हो गया शॉर्ट। सर्किट शॉर्ट हुआ तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटर काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब C4 और C5 इसको चेक करो, C4 और C5 में भी सेम है, यहां जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहां भी होगी, या पोटेंशियल होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास एक शॉर्ट सर्किट है, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है और ये भी शॉर्ट सर्किट है। तो इसका मतलब ये दोनों सर्किट जब एक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कौन सा कैपेसिटर काम करेगा, सिर्फ C3, और जो कैपेसिटर वर्किंग होता है उसी का नेट कैपेसिटर लेते हैं, तो C=C3। अब ये किस केस में शॉर्ट सर्किट नहीं होता ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा दूं और यहां पे एक कैपेसिटर लगा दूं, तब ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ ये पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, और फिर आपस में तीनों सीरीज में, नेट ऐसे निकलता है। लेकिन अगर यहां पर ये कैपेसिटर नहीं है तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज यहां जा रही है उतनी वोल्टेज वहां पहुंच रही है, तो अल्टीमेटली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स इज जीरो एंड द सर्किट बिकम शॉर्ट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट नहीं जा रही होती है, तो ये और ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएंगे, तो अल्टीमेटली ये कैपेसिटर आपके पास बचा, ये आपका नेट आंसर आएगा, C=C3। सिर्फ उसी कैपेसिटर को आप लेते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर जो काम कर रहा होता है। ठीक बेटा, तो पहले क्वेश्चन में झोल आ गया, ट्विस्ट आ गया, बस यही तो मजे है आज की क्लास में। आप जो सोचेंगे, जैसा सोच रहे होंगे उससे कुछ अलग ही जाएगा आज की क्लास। एंड दिस वाज, बिलीव मी, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। अब देखो आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना, फोकस रखना है, डरना नहीं है, डर जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, बस सुनते रहो ढंग से, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक बात जो मैं कह रहा हूं, और हर चीज का लॉजिक के साथ देखेंगे कि अच्छा ये इस लॉजिक से हुआ, ये इस लॉजिक से हुआ, लॉजिक सीखने। हायर ऑर्डर क्वेश्चन में क्या होता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगता, नॉर्मल फॉर्मूले लग रहे होते हैं जो हमने पढ़े होते हैं, बस सोचने का स्टेप एक आगे बढ़ जाता है, हम एक एक्स्ट्रा स्टेज तक सोच पाते हैं, अच्छा इसके बाद ये और सोचना पड़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूं वो क्वेश्चन आईआईटी में भी आ रखा है और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ रखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है। इसका पहले आपको इसका डायग्राम बता दूं, फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है बेटा, ढंग से सुनिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं। ये बैटरी है आपके पास, एक कैपेसिटर आपके पास यहां है, और एक कैपेसिटर आपके पास किसी स्विच के थ्रू, यहां पर एक स्विच लगा है, ऐसे दिखा रखा है, और यहां एक कैपेसिटर है, ये दिस इज ए, दिस इज C कैपेसिटेंस, दिस इज B, द कैपेसिटेंस इज C। तो A और B दो कैपेसिटर दे रखे हैं आपको, और A और B जो दोनों कैपेसिटर दे रखे हैं, दोनों की कैपेसिटेंस C है, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है। और सिंपली एयर कोड कैपेसिटर है, दोनों के बीच में एयर भरी हुई है, ओके। एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, और यहां पे मैंने क्या बताया, की है, के मान लेता हूं इसको, इसको आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ढंग से सुनिएगा क्वेश्चन, डायग्राम आपके सामने, डायग्राम को देखते रहो और क्वेश्चन सुनते रहो, और कुछ चीजें जो आप नोट करना चाहते हो अपने पास वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन था, द फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर्स connected to a battery with a switch S closed। ये स्विच S है, K नहीं है, S है, वो क्लोज था। क्लोज का मतलब क्या है, ऑन कंडीशन, ये क्लोज हो रखा है अभी, तो यहां पे करंट जा सकती है, ठीक है, ओके। The switch is now opened and the free space between the plates of capacitor is filled with dielectric constant 3। दो बातें हुई, पहली बात तो ये था कि आपने स्विच क्लोज कर रखा था और ये आपके पास इनिशियल सर्किट हो गया।
दूसरे केस में क्या हुआ, स्विच को आपने ओपन कर दिया, ऑफ कर दिया, और दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और वो डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, इसका भी 3 और उसका भी 3, यानी K की वैल्यू आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 दे रखी है। जहां भी K होगा उसकी जगह मैं 3 रखूंगा, और दोनों में डाइलेक्ट्रिक सेम है, इसलिए दोनों को ही K मानूंगा और दोनों की जगह ही 3 रखूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक बेटा, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि इनिशियली जो आपके पास एनर्जी स्टोर थी, कब, जब स्विच क्लोज था और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तब दोनों में मिला के कितनी एनर्जी आएगी, अपॉन फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कब आएगी, जब इन दोनों के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरेंगे और इसको ऑफ कर देंगे, यानी इसको ऑफ किया और फिर डाइलेक्ट्रिक भराई, सेकंड केस है। तो दोनों की जो एनर्जी आएगी दोनों केस में, इनिशियल केस में विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड स्विच क्लोज्ड, ठीक है। सेकंड केस क्या था, स्विच ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड। इन दोनों केसों में जो एनर्जी आएगी इनका रेशियो निकालना है आपको। तो क्वेश्चन का मीनिंग पता लगा। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। लेकिन वो ट्विस्ट इजी हो जाएगा जब मैंने आपको याद करिए कि मैंने आपको एक क्लास दी थी, जब मैंने बताया था कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो क्या क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज में क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ता है, और बैटरी जब कनेक्टेड रहती है, डिस्कनेक्टेड, जो भी है, जो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, तो कनेक्टेड के केस में क्या क्या होता है, डिस्कनेक्टेड केस में क्या क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद वो चीज, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज अब बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शुरू करें क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहला केस क्या हुआ, सॉल्यूशन। मैं बात करता हूं इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी के लिए ध्यान रखना, फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस मैं रिकॉल कर रहा हूं, इन द फर्स्ट केस द स्विच इज क्लोज्ड एंड देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, ठीक है। तो उस केस में एनर्जी कितनी होगी, पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों की हाफ सी वी स्क्वायर होगी। क्यों, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। दोनों के दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी थी, इसलिए मैंने पहले वाले को भी सी रखा और दूसरे वाले को भी सी रखा, मतलब C1 की जगह भी सी और C2 की जगह भी सी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, वोल्टेज की। दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो अगर यहां वोल्टेज भी होगी तो यहां भी वोल्टेज भी होगी और यहां भी वोल्टेज भी होगी, दोनों जगह वोल्टेज भी होगी। और जब दोनों जगह वोल्टेज भी होगी तो अब क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, पहले की भी एनर्जी आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर दूसरे की भी एनर्जी आ गई, तो सॉल्व करके मेरे पास UE आता है कितना, सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू सी वी स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया UI। UI सॉल्व करना बहुत आसान काम था, ये हमने कर लिया। अब सुनो, अब है UF, ये है कंसेप्चुअल पार्ट, ढंग से सुनना बिल्कुल। अगर मैं UF की बात करता हूं, UF फाइनल एनर्जी, तो सेकंड केस में क्या बोल रखा है, सेकंड केस में बोल रखा है कि सबसे पहले तो इसको ऑफ कर दो, पहली बात है, और फिर इनके बीच में भर दो डाइलेक्ट्रिक, और वो डाइलेक्ट्रिक कितना था, K था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो चलो जी अब पुट करते हैं। तो अगर मुझे UF निकालना है तो मुझे लिखना है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर किसके लिए, इसके लिए। पहले मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं। अगर बेटा मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब कंसेप्ट सुनो ढंग से, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो इसका मतलब है कि अब यहां बैटरी से इसका कनेक्शन खत्म हो गया, यानी कि सेकंड कैपेसिटर हो गया डिस्कनेक्टेड, लेकिन फर्स्ट कैपेसिटर है कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड एंड इट इज डिस्कनेक्टेड। अगर ये कनेक्टेड है, अगर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो बेटा कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूं, कैपेसिटेंस कितनी आएगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद चाहे वो कनेक्टेड हो चाहे वो डिस्कनेक्टेड हो, कैपेसिटेंस हो जाती है C इक्वल टू KC0, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू सी, नया कैपेसिटेंस का हो जाएगा KC। क्यों हो जाएगा KC, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया आपने इसके अंदर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो नया कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स C। ओके, अब इसकी वोल्टेज की बात करते हैं, इस पे वोल्टेज कितनी होगी। बेटा यहां से इस पे तो बैटरी कनेक्टेड है ना, और जब बैटरी कनेक्टेड रहती है कैपेसिटर पे जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली होती है, तो वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट हैपेंस टू द वोल्टेज when battery is connected and dielectric slab is introduced between the capacitor plates of the capacitor, तो क्या होता है, वोल्टेज रिमेन सेम। कनेक्शन में V इक्वल टू V1 होता है या V डैश इक्वल टू V होता है, कोई चेंज नहीं होता वोल्टेज में। तो मैं इसके V की जगह V लिखूंगा, तो फॉर्मूला क्या लिखा, हाफ सी वी स्क्वायर,
इसका कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स, और वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले केस में क्या होने वाला है। सेकंड वाले केस में ये होने वाला है कि इस केस के अंदर क्या सेम रहेगा और क्या चेंज हो जाएगा। सोचो, इस केस में चार्ज तो सेम रहेगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो चार्ज सेम रहता है। चार्ज क्यों सेम रहता है? क्योंकि चार्ज कहीं जा ही नहीं सकता जब आपने इसका रास्ता बंद कर दिया। तो जितना चार्ज स्टोर हो चुका था आप डायरेक्ट डालोगे तो भी चार्ज होता ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। और पोटेंशियल कितने टाइम्स हो जाता है? पोटेंशियल V डैश जो होता है वो V अपॉन K हो जाता है। व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देन V डैश बिकम्स V अपॉन K। तो मैं V डैश की जगह V अपॉन K रखूंगा, इसका वोल्टेज। ठीक है, और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कैपेसिटेंस तो आपके पास KC ही आएगा, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स ही हो जाता है, चाहे कनेक्टेड हो बैटरी चाहे डिस्कनेक्टेड हो। वोल्टेज की जगह क्या रखूंगा? वोल्टेज की जगह मैंने बताया आपको वो V अपॉन K आएगा, नई वोल्टेज इसकी V अपॉन K हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस दोनों केस में KC टाइम्स ही होगा। ये कनेक्टेड थी तो वोल्टेज सेम रहेगी, ये डिस्कनेक्टेड थी तो वोल्टेज V अपॉन K टाइम्स हो जाएगी। मतलब दोनों के दोनों कंसेप्ट जो हमने पढ़ रखे थे वो एक ही क्वेश्चन में लग गए। अब थोड़ा सॉल्व कर लें। हाफ KC V² प्लस हाफ, मैं K की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, ये आएगा V² अपॉन K²। ठीक है, K से एक पावर कैंसिल कर दो, क्या आता है? हाफ KCV²। चलो, हाफ KCV² प्लस यहां कितना है हमारे पास? हाफ कितना? CV² अपॉन K। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको याद हो कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी अपॉन K टाइम्स हो जाती है। ठीक है, यहां पर इस केस में। तो अब मेरे पास सॉल्व करके कितना है, वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करो। हाफ K की वैल्यू कितनी थी आपके पास? K की वैल्यू 3 थी, 3 CV² प्लस हाफ CV² अपॉन K। K कितना था? 3 था। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए कितना आता है हमारे पास। UF निकल के आया मेरे पास, इससे आया 3/2 CV² प्लस इससे कितना आया? CV² अपॉन 6। टेक एलसीएम, 2 नीचे है इसमें 6 नीचे है, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो क्या बचता है आपके पास? 2 3 6 और 3 3 9, 9 CV² प्लस CV²। तो सॉल्व करके आ गया 10 CV² अपॉन 6, और 10 CV² अपॉन 6 को आप 5/3 CV² लिख सकते हैं। ये मेरे पास आया UF फाइनल एनर्जी। ठीक है, और इनिशियल में पहले निकाल चुका हूं, दिस इज UF एंड दिस इज UI। दोनों को डिवाइड करना है और आपको आंसर लेना है। तो चलिए देखते हैं। Therefore, UI upon UF is equal to CV² अपॉन 10 CV² अपॉन 6। तो क्या आ गया बेटा? CV² से CV² कैंसिल हो जाता है, 6 अपॉन 10 आ जाता है आंसर। यानी कि UI अपॉन UF इज इक्वल टू 2 से कट करोगे 3 अपॉन 5 आएगा। दैट मींस UI रेशो UF इज इक्वल टू 3 रेशो 5। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन। मैंने बताया कि आईआईटी में भी पहले आ चुका है और बोर्ड में भी आया था अब से लगभग 3 या 4 साल पहले, सेम क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको K की वैल्यू K ना देके कुछ और दे दें, या सिंपल K ही दे दें और K की फॉर्म में आंसर सॉल्व करना हो, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था क्योंकि इसमें 2 मेन कांसेप्ट सीखने होते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, हम गलती कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। आप UI में गलती नहीं करेंगे। जनरली जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा है वो UI बिल्कुल सही निकाल देगा, CV², कोई दिक्कत नहीं होगी। UF निकालते हुए क्या होता है, 2 बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो ये कनेक्टेड है और ये डिस्कनेक्टेड है, 2 बातें। एक बात ये हो गई, ये दिमाग में रखनी चाहिए कि दोनों अलग अलग केसेस हैं। दूसरी बात, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस तो KC हो गई, और कनेक्टेड है तो वोल्टेज इसकी V ही रहेगी और इसकी वोल्टेज V अपॉन K हो जाएगी। ये था अंतर। तो ये दोनों बातें जब आप सही तरीके से याद रखते हैं और कोई गलती नहीं करते तब जाके सही होता है, वरना कहीं भी आपने अगर छोटी सी गलती कर दी यहाँ पर तो खत्म है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको मुझसे पूछते हैं, और अक्सर हर साल जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सारे डिटेल से पढ़ रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये कैसे होगा, सर ये समझ नहीं आया, पढ़ने की कोशिश करी, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, लेकिन वो कैसे रहा है ये समझ नहीं आया।
ठीक है बेटा, तो मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए। आप चाहे वीडियो के रिपीटेशन में एक बार और सुनिएगा कि मैंने क्या क्या कही आज, तो आपको ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, वैसे अब आई गेस कि आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार रिवीजन और कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगेन ये क्वेश्चन डिमांडिंग है, और अगर आपने बुक्स पलट के देखी हो तो बुक के अंदर एक पेज पर आपको एक बड़ा सा डायग्राम मिला होगा, और डायग्राम देखते ही समझ नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं और उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं। बहुत ढंग से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है आपको, तीन मेरे पास स्फीयर है ए बी एंड सी। दीज आर 3 स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, सबका सेंटर कॉमन है यहां पर। ठीक है, और रेडियस कैसे कैसे दे रखी है। इसकी रेडियस ए है आपके पास, इसकी रेडियस बी है आपके पास, और सबसे बड़े वाले की रेडियस सी है। तीनों की अलग अलग रेडियस है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। रेडियस इस तरीके से। ठीक है, भले आपको क्वेश्चन में डायग्राम ना गिवन हो, लेकिन मैं डायग्राम बना के आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि आप इस तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं और साथ में जो इंफॉर्मेशन है वो डायग्राम में मैं इंडिकेट करूंगा। क्वेश्चन था आपके पास 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक शेल्स A, B and C of radii A, B and C. Metals, जो मेटालिक स्फीयर का नेम है कैपिटल A, कैपिटल B and कैपिटल C, and their radius are small a, small b and small c, such that this is the sequence, small a is the smallest one and capital C, small c is the largest one. ठीक है, ये दे रखा है। Have surface charge densities plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively. इसका मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब प्लस सिग्मा का मतलब इस सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस इधर सब पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे सब पे होगा पॉजिटिव चार्ज। जैसा डेंसिटी का आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी का साइन होता है वैसा ही चार्ज उसके ऊपर होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड पोटेंशियल्स ऑफ 3 शेल्स ए बी एंड सी। ए बी और सी के पोटेंशियल्स पूछे हैं आपसे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि आपसे ए पार्ट में पूछा है फाइंड पोटेंशियल्स ऑफ ए बी एंड सी। ये जो 3 स्फीयर दे रखे हैं इनके पोटेंशियल कितने होंगे। तो बेटा एक बहुत सीधी सी बात, एक पहले मैं इससे पहले कि क्वेश्चन मैं शुरू करूं एक बेसिक लॉजिक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो आपको समझ अगर नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। देखिए पहला कंसेप्ट तो यह है कि बेटा अगर एक मेरे पास शेल है और 5 वोल्ट यहां पोटेंशियल है, कहां पे, सरफेस पर, तो इसके सेंटर पे भी 5 वोल्ट होता है, और सेंटर नहीं हर एक पॉइंट पर 5 वोल्ट होता है। अगर सरफेस एक शेल है और शेल में सरफेस पर अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो अंदर इसके हर पॉइंट पर 5 वोल्ट भी होगा। और ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं जहां पर मैंने बताया था कि इसका प्रूफ होता है E = -dV/dr से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में 0 होता है, इसलिए जो यहां पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल यहां आएगा, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो फिलहाल इसके लिए आप मेरी कोई प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने इसको बताया, लेकिन बस मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अभी के लिए आपको याद रखा है कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही आपका अंदर होता है हर पॉइंट पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर मान लो कि मुझे यहां निकालना है पोटेंशियल, कोई पॉइंट यहां है बाहर, और मान लो कि स्फीयर की रेडियस है a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r, तो जब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालूंगा इस p पॉइंट के ऊपर तो वो आएगा kq/r। वो kq/a नहीं आएगा भले चार्ज यहां पर हो। अगर चार्ज किसी चार्ज सरफेस के ऊपर है और आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर निकालना है पोटेंशियल, तो फॉर्मूला होता है v = kq/r, और r डिस्टेंस होता है इसके सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का। ठीक है बेटा, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात क्या बताई, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। दूसरी बात, यहां जो पोटेंशियल या किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो सेंटर से लेकर एक्सटर्नल पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस की। ये दो बातें बहुत जबरदस्त हैं जो इसको क्वेश्चन को आपको समझाएंगी, वरना इस क्वेश्चन को आप देख भी लेंगे आपको आधा समझ में आएगा आधा समझ नहीं आएगा।
आपको ये समझ नहीं आएगी कब ए रख दिया रेडियस, कब बी रख दी। तो इसी का लॉजिक ये है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, दोनों बातें दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला काम, अगर मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ ए का पोटेंशियल निकालता हूं, मतलब ए वाले स्फीयर का पोटेंशियल। तो अब चेक करो, यहां पे प्लस सिग्मा डेंसिटी थी, डेंसिटी की मैं बात बाद में करूंगा। ए वाले का पोटेंशियल सेंटर पे भी उतना ही होगा, यहां पर चार्ज है मान लो यहां। तो अगर मान लो कि मेरे पास यहां पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट था, तो इसकी वजह से सेंटर पे 20 आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसका आंसर माइनस का 10 वोल्ट था तो सेंटर पे भी माइनस 10 आएगा, क्योंकि खाली जगह है बिल्कुल। अगर ये क्या है मेरे पास प्लस का 20 है तो सेंटर पे भी प्लस 20 आएगा, तीनों के सेंटर तो एक ही है। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा वही सेंटर पे आएगा। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ तब होता है जब आप किसी ऐसी जगह पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जो कि सरफेस के अंदर हो। मैंने दो केस बताए, एक सरफेस के अंदर वाला, एक सरफेस के बाहर वाला। तो सरफेस के अंदर वो पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा तो उसको लिखूंगा VA इक्वल टू, ढंग से देखना क्या लिख रहा हूं, KQ, फॉर्मूला ये होगा KQ अपॉन पहले वाले स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ अपॉन A, क्योंकि इसकी रेडियस A थी, चार्ज यहां था तो सेंटर पे भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा, प्लस KQ अपॉन B। ये बहुत लॉजिकल है, ढंग से सुनना, इस वाले के हिसाब से इसका पोटेंशियल, ठीक है, प्लस KQ अपॉन C। A वाले का पोटेंशियल भी अंदर, B वाले का पोटेंशियल भी अंदर और C वाले का पोटेंशियल भी अंदर, क्योंकि हम जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो इस स्फीयर के अंदर है। तो वो इसके भी अंदर होगा, इसके भी अंदर होगा और इसके भी अंदर होगा, ठीक है। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, मैं इसको QA लिख देता हूं, इसको QB लिख देता हूं, इसको QC, क्योंकि तीनों सेम नहीं है, चार्ज सबके सेम नहीं है, क्योंकि सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। अब देखो K में कॉमन लेता हूं, जरा वैल्यू पुट करते हैं। QA की वैल्यू क्या है, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ओके। तो इसका मतलब होगा चार्ज होगा सिग्मा इनटू एरिया। अब वो जो एरिया है वो क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। तो अब देखो QA की जगह सिर्फ QA का मतलब सिर्फ इस वाले स्फीयर को कंसंट्रेट करना है, इस वाले स्फीयर को करना है। तो इसका चार्ज इक्वल टू इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो प्लस सिग्मा थी इनटू इसका एरिया, एरिया कितना है 4 पाई a स्क्वायर, अपॉन में क्या था a, ये तो हो गया QA अपॉन a, प्लस QB का मतलब मैं इसकी बात करूंगा। तो यहां पर क्या है मेरे पास, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी थी माइनस सिग्मा इनटू सरफेस एरिया कितना है 4 पाई b स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस जो थी सेकंड वाले स्फीयर की वो b थी, अपॉन में क्या था b, यही आ गया। अब बात करता हूं थर्ड की, प्लस थर्ड वाला ये था, QC की जगह क्या लिखूंगा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इनटू 4 पाई c स्क्वायर अपॉन में c। तो सीधा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। जो पॉजिटिव वाला होगा उसको पॉजिटिव के साथ रखेंगे, जो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ रखेंगे। अब देखो आगे K, क्या क्या कॉमन आता है, पहले जो जो कॉमन आता है मैं कॉमन निकाल लेता हूं। K की वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेता हूं, ठीक है बेटा। क्या क्या और बाहर आ जाएगा, इन सब में क्या कॉमन आता है, सिग्मा कॉमन आता है, चलो सिग्मा बाहर निकाल लिया। 4 पाई कॉमन आता है, 4 पाई कॉमन निकाल लिया, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। तो अब मेरे पास अंदर क्या बचा, इसमें से बचा सिर्फ A, इसमें से बचा माइनस का B और उससे बचा प्लस का C, बाकी सब कैंसिल हो चुके या कॉमन आ चुके। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो VA मेरे पास आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। दिस इज द पोटेंशियल एट A, दिस इज पोटेंशियल एट A। तो सीधी बात है, जिस पॉइंट की हम बात करना चाहते थे वो कहां था, इसके अंदर, और इसके अंदर अगर है तो A का पोटेंशियल भी इसके ऊपर आएगा, B का भी आएगा और C का भी आएगा, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है इनके, वो इनके सेंटर पे भी होता है, इसलिए हमने सरफेस वाले पोटेंशियल को ही सेंटर की तरह रख दिया, ये था। अब जब मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा तो कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ध्यान रखना, जब तक इसके मैं तीनों पार्ट ना कर दूं, अभी तो मैंने सिर्फ VA निकाला है, पोटेंशियल एट A, जब मैं पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट C निकालूंगा तब ये चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो दिस इज VA हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C, ओके। अब बात करते हैं VB कैसे निकलेगा, पोटेंशियल एट B। ढंग से देखना, इतने ही स्टेप आएंगे लेकिन लॉजिक बहुत बढ़िया है। पोटेंशियल एट B में VB में बात करता हूं। अगर आपको B पे पोटेंशियल निकालना है, मुझे यहां निकालना है पोटेंशियल,
देखो ए पे पोटेंशियल निकालना था तो इस पे भी आ गया। पता है ए पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना था तो ए का पोटेंशियल तो इतना था, बी पॉइंट के अंदर पोटेंशियल वही था जो बी की सरफेस पे था, और सी पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल जो था वो उसके अंदर था। तो बेसिकली इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर एक जैसे रहते हैं। अब मेन बात है कि मुझे इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये बी मान लेता हूं, बी सरफेस के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो अब बी वाला जो सरफेस है वो ए के तो बाहर है लेकिन सी के अंदर है, तो अब दो केस लगेंगे। मैंने कहा ना बी वाला जो है वो बी के तो बाहर है, ए के तो बाहर है लेकिन सी के अंदर है, तो अब थोड़े अलग लॉजिक लग जाएंगे। अब वो कैसे, देखो ढंग से सुनना जो मैं लिखूंगा यहां पे। पोटेंशियल एट बी लिख देता हूं, पोटेंशियल एट बी, तो वी बी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सब में से क्या कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर लिखना था। ढंग से सुनना, मैं ए वाले को भी छोड़ रहा हूं, उसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं बी और सी की बात करता हूं। बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, बी की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल वो होगा आपके पास प्लस का क्यू बी अपॉन बी, क्यू बी हो गया इसका चार्ज और बी हो गया इसकी रेडियस। तीसरे पे क्या होगा, वो होगा क्यू सी अपॉन सी, मतलब सी पॉइंट के ऊपर यहां पर जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। आपको पता है ना सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है अंदर भी उतना ही होता है। तो सी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, के क्यू सी अपॉन सी, क्योंकि इसकी रेडियस ये थी, ये सी पॉइंट का हो गया, ये बी पॉइंट का हो गया, बी पॉइंट के सरफेस पर क्यू बी अपॉन बी आ गया, के तो कॉमन है। अब एक चीज बची ए पर, अब देखो मैं क्या लिखूंगा और देखना ये कि आप उसको समझ पाते हैं कि नहीं। मैंने लिखा के क्यू ए अपॉन बी, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, ए पॉइंट के वजह से पोटेंशियल, अंदर वाले स्फीयर की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, यही एक लॉजिक है। अब क्या ये लॉजिक हुआ, बताओ कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने ये कंसेप्ट लगाया कि अगर मुझे इस स्फीयर की वजह से बाहर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है तो डिस्टेंस ली जाती है यहां से लेकर यहां तक की। भले इसकी रेडियस मेरे पास ए थी लेकिन जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बी का वो के क्यू अपॉन ए नहीं होगा, वो के क्यू अपॉन आर होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आर है, आर। और वो आर इस केस में क्या था, मैं ए पॉइंट की वजह से बी पे पोटेंशियल अगर निकालता हूं तो इसका मतलब ए से तो वो बाहर है, और ए से अगर वो बाहर है तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंगे, किसके लिए, ए स्फीयर के लिए। डिस्टेंस यहां से यहां कितना था, बी था, तो चार्ज तो मैं ए का ही लूंगा लेकिन डिस्टेंस किसकी लूंगा, बी की। बिल्कुल वही था, चार्ज तो आप इसी स्फीयर का लेते हैं लेकिन डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, बाहर तक वाले पॉइंट की। तो हमारे पास आ गया क्यू ए अपॉन बी। अब ये एक ऐसी लॉजिकल चीज होती है बच्चे को ये स्टेप नहीं समझ में आता। अक्सर जो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में होती है वो यही होती है कि बच्चे को ये स्टेप समझ नहीं आता कि जब क्यू बी अपॉन बी समझ में आ रहा है, क्यू सी अपॉन सी समझ में आ रहा है, लेकिन क्यू ए के ऊपर क्यू ए के अपॉन में ए क्यों नहीं है, क्यू ए के अपॉन में बी क्यों है। तो वही मैंने बताया, अंतर सिर्फ इसी बात का है कि ये सरफेस पे पोटेंशियल था, इसके अंदर पोटेंशियल था, दोनों सेम रहते हैं, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या लेते हैं हम, बाहर तक के डिस्टेंस लेते हैं। अगर पॉइंट बाहर हो स्फीयर के तो ए वाले स्फीयर के बाहर था, इसलिए डिस्टेंस हमने इसके सेंटर से लेकर बाहर तक के स्फीयर का लिया। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से सी पॉइंट जब देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आना है, के क्यू ए की वैल्यू रखोगे प्लस सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर, बिल्कुल वैसे जैसे पहले बताया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी में तो जो एरिया आता है वो उसी का आता है जिस स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है, अपॉन बी प्लस क्यू बी की जगह लिखोगे माइनस का सिग्मा इनटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, क्यू सी की जगह क्या लिखोगे, प्लस का सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी, सॉरी। तो क्या क्या आता है, बी से एक पावर कैंसिल हो गई, सी से एक पावर कैंसिल हो गई, यहां कुछ कैंसिल होगा नहीं, कॉमन क्या किया जाता है, के को लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन आता है साथ में बेटा, 4 पाई कॉमन आता है और सिग्मा कॉमन आता है। अंदर क्या बचा रह गया, ए स्क्वायर अपॉन बी बचा, इसमें से बचा माइनस का बी, उसमें से बचा प्लस का सी, ये बचा आपके पास फाइनली। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, ये आ गया, एंड दिस इज वी बी, पोटेंशियल एट बी। देखो फर्क पड़ गया आंसर पे, चीजें सिमिलर होते हुए भी आंसर बहुत अलग से आ रहे हैं। ठीक, अब बस सी पॉइंट आप ढंग से अगर समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल वही लॉजिक लगाऊंगा, कोई नई चीज नहीं लगाऊंगा, बस जो हम अब तक लगाते हैं उसी को अप्लाई करना है सी के लिए। ठीक है बेटा, तो बी पॉइंट ये हो गया। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज सी, पोटेंशियल एट सी।
तो पोटेंशियल एट सी में क्या करेंगे, चलो लिख लेते हैं इसको, चलो मैं मिटा देता हूं, ये हमारे पास का फाइनल आंसर है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। पोटेंशियल एट सी में लिखता हूं मैं वीसी, और वीसी के लिए अब क्या लिखना है, के कॉमन लूंगा। सी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो ए वाले स्फीयर से भी बाहर है और बी वाले स्फीयर से भी बाहर है, लेकिन सी वाले स्फीयर से बाहर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं देखो क्या लिखूंगा, पहले वाले स्फीयर के लिए लिखूंगा मैं क्यू ए अपॉन, मुझे इस स्फीयर से इस पॉइंट पर निकालना है अगर पोटेंशियल, तो मैं इसके सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लूंगा। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सी। तो इसका मतलब क्यू ए अपॉन सी आएगा। ऐसा हमने क्यों किया, डिस्टेंस यहां से ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि इस स्फीयर से वो पॉइंट बाहर है, तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबी के अपॉन में क्या लिखूंगा बताओ, क्यूबी के अपॉन में क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट बी, बी वाले स्फीयर से भी तो सी बाहर है, तो मैं बी के सेंटर से लेकर सी तक का डिस्टेंस लूंगा। बी के सेंटर से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी तो सी है, तो यहां सी आ जाएगा। प्लस क्यूसी निकालना है, तो अब तो मुझे इसी पॉइंट पर निकालना है, तो उसका सीधा तरीका है के क्यू अपॉन आर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो तीनों केस में डिस्टेंस वही आ जाएगा, और वो इस लॉजिक से आ गया क्योंकि इन दोनों स्फीयर के तो ये बाहर था, तो आपको इसके सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर सेंटर के अंदर कोई, अगर स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है तो आप क्या करते हैं, उसकी नॉर्मल रेडियस ले लेते हैं। लेकिन अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है तो आपको क्या करना पड़ता है, सेंटर से लेकर उस पॉइंट जो बाहर पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस लेना होता है। ये ध्यान रखना है के क्यू अपॉन आर वाले कंसेप्ट से। तो अब ये इजी है, वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया, प्लस का सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि इस वाले का रेडियस तो हमारे पास यही था, प्लस ये माइनस का सिग्मा आएगा इनटू 4 पाई इनटू बी स्क्वायर, इसका तो क्या 20 रेडियस थी अपॉन सी, प्लस लास्ट वाले में क्या आएगा, प्लस सिग्मा इनटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या क्या आता है कॉमन, के की वैल्यू रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कॉमन आ गया, 4 पाई कॉमन आ गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा, यहां से बचा ए स्क्वायर अपॉन सी, माइनस यहां से बचा बी स्क्वायर अपॉन सी, यहां से कितना बचा, प्लस का सी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, दिस इज व्हाट डीसी। ये पोटेंशियल एट सी निकल के आया। तो बिल्कुल वही लॉजिक है, बिल्कुल सेम लॉजिक जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को एक बार रिपीटेशन में जरूर देखिएगा, 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन था हायर ऑर्डर, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप कंसेप्ट आपके अच्छे नहीं है ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, भले आपने कितने ही क्वेश्चन कर लिए इस टॉपिक के। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आज की क्लास जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं कराऊंगा वो कुछ अलग ही होगा। ओके, चलिए अभी ये क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ, मैं जानता हूं अब तक सांस फूल गई, अरे कितना बड़ा क्वेश्चन था, अब तक भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, अब जो सेकंड पार्ट है वो तो लॉलीपॉप है, उसमें तो कुछ नहीं करना, हल्का। जो फर्स्ट पार्ट था इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा था। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, कब, when the potential of A is equals to potential at C। अगर A और C का पोटेंशियल इक्वल हो तो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c में क्या रिलेशन आएगा, ये पूछा हुआ। तो ये बहुत इजी है, अभी देखते हैं। बी पार्ट, बी था इफ VA is equal to VB, ये क्वेश्चन है, इफ VA is equal to VC then find the relation between small a, b and c, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो जी देखते हैं। तो आपको याद हो बेटा कि सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इफ VA is equal to VC, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी वैल्यू पुट कर देते। क्या क्या वैल्यू निकाली थी आपने इसकी, VA की वैल्यू जहां तक मुझे आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C, ये निकाली थी आपने।
और BC की वैल्यू क्या निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन c माइनस b स्क्वायर अपॉन c प्लस c, ये वैल्यू थी। ठीक है बेटा, ये a की और ये c की, ये वैल्यू थी आपके पास। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है बस। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, ये था a माइनस b, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं और प्लस c। अभी पता लग जाएगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली सही है। आगे देखो, इन दोनों में से मैं क्या करता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c लिख लेता हूं। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा और प्लस का c अलग लिखता हूं। क्या फायदा मिलेगा, c से c कैंसिल। ठीक है, अब देखो a माइनस b तो ये था इज इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखूंगा मैं a माइनस b इंटू a प्लस b, मैथमेटिकल फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन c। तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या बचा आपके पास, क्या आया आपके पास फाइनली, आपके पास फाइनली आता है c, इधर आ जाएगा तो a प्लस b इज इक्वल टू c, ये निकल के आता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a b एंड c। ठीक है बच्चे, राइट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करिएगा, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये। और आपको पता लग गया होगा ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक है, फॉर्मूले कोई हाई-फाई नहीं लगे, लॉजिक बहुत बढ़िया, जबरदस्त वाला। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट में। अब क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा लेकिन चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहेंगे आज, एक मिनट, यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत। जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा मन मोलेगा आपका ये, देखिए नंबर 4 आई गेस। चलिए क्वेश्चन ये था आपके पास, डायग्राम दे रखा है बड़ा खूबसूरत, ये डी आपको यहां दे रखा है, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए, दिस स्मॉल ए, यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन है बी एंड दिस इज आल्सो बी। ठीक है, और ये है आपके पास कैपिटल ए। ये था क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, डायग्राम ढंग से देखना। लिखा है अ कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड अ सेकंड प्लेट हैविंग अ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर as shown in the figure. The width of each stair is small a and the height is b. Find the capacitance of the assembly. Capacitance निकालना है। तो सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि हमें तो कैपेसिटर दिख ही नहीं रहा। जब कैपेसिटर नहीं दिख रहा तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक टर्मिनल यहां आ गया और एक टर्मिनल यहां आ गया। भाई कैपेसिटर होंगे तो टर्मिनल तो होंगे, ऑब्वियसली इधर इधर टर्मिनल नहीं बन सकता, ये फ्री स्पेस है। ये A हो गया और ये B हो गया। तो अगर ये A है तो बेटा मान लिया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये नेगेटिव प्लेट हो गई सारी और ये हो गया पॉजिटिव प्लेट, हो गया कैपेसिटर। तो अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये कैपेसिटर, आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस। तो बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से करना है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। वी हैव 3 कैपेसिटर्स। पहला कैपेसिटर ये हो गया जिसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स स्मॉल डी है। दूसरा कैपेसिटर ये है जिसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है d प्लस b। और तीसरा कैपेसिटर ये हुआ जिसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है d प्लस b प्लस b, यानी कि d प्लस 2b। अब इन तीनों को आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है क्योंकि सबके नेगेटिव एक साथ है और पॉजिटिव एक साथ है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूं C1, C1 इसको मान लिया, C2 इसको मान लिया, C3 इसको मान लिया। तो C1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, डायइलेक्ट्रिक तो है नहीं तो K लगाएंगे नहीं, सीधे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख लेंगे। एप्सिलॉन नॉट A, A कितना है, ये पूरा का पूरा A है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसका हर एक एरिया जो हो जाएगा वो A/3 हो जाएगा। A तो कंप्लीट था और 3 इक्वल कैपेसिटर्स है, ठीक है ना, और 3 अगर इक्वल कैपेसिटर्स है तो इसका मतलब क्या है कि A/3 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 में एरिया डिवाइड होगा। तो A की जगह आप लिखेंगे A/3 अपॉन D कितना है, D है। तो पहले का आंसर आ गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D। क्लियर, दिस इज C1।
अब बात करते हैं C2 की। C2 में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए की जगह तो a/3 रखा है, d की जगह क्या रखोगे, सेपरेशन क्या रखोगे, सेपरेशन था d प्लस b, तो आ गया एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस b। ठीक है, फिर C3 कितना आएगा, C3 आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन, इससे यहां तक का सेपरेशन कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक d फिर b फिर b, यानी कि d प्लस b, दैट मींस एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस 2b। ठीक है बच्चे, तो बस अब क्या करना है आपको, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नेट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, देयरफॉर नेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इन्हीं तीनों की आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो आपके पास फर्स्ट की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट a/d, सॉरी 3d, प्लस सेकंड का हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट a/d प्लस d इंटू 3, और थर्ड था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a/3 d प्लस 2b। सॉल्व करने का तरीका सिंपल होता है, कॉमन लेके सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप चेक करिएगा कि आप उसका आंसर ले आए कि नहीं आए। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या आना चाहिए, मेथड आपको पूरा समझा दिया, अब इसके आगे आप सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर, और उसको आप चेक करिएगा कि आपका आंसर वो आ गया है कि नहीं आ गया है। So the final answer C is equal to epsilon naught a 3d square plus 6bd plus 2b square upon 3d b plus d या d plus b into d plus 2b। काफी घिनौना आंसर है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी को सॉल्व करके बाद ही आ जाएगा, एलसीएम लीजिए और ये आएगा अगला आंसर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने काफी एंजॉय किया होगा, आज मैंने भी काफी एंजॉय किया, और इसी तरीके से कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप ट्राई करिएगा, आप मुझसे डाउट पूछ सकेंगे उसके बारे में, जो हमारा शेड्यूल है संडे का, कि किस तरीके से आप मुझसे डाउट पूछ सके वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिए हायर ऑर्डर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प मिलेगी, और वो आपको करना ही है। ठीक है बेटा, मेरे साथ पढ़ना है तो आपको इसी लेवल पे चलना है। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।